नमस्कार, मैं इरफान। कर्नाटका की तापमान आज बढ़ी हुई है तो दिल्ली की धड़कनें भी बढ़ी हुई है। चार राज्यों में सैलाब है, प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पर हैं और गृह मंत्री जोड़ तोड़ की राजनीति में व्यस्त हैं। यानी कि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती 2024 का इलेक्शन है कि किसी तरह सरकार में वापस आ जाया जाए, नहीं तो सरकार में अगर विपक्ष आ गई तो क्या होगा पता नहीं। लेकिन विपक्ष भी आज गुलबंद हुई है कर्नाटका में। इसीलिए मैंने कहा है कि कर्नाटका का तापमान बढ़ा हुआ है। यह जानने की जरूरत है कि आज कर्नाटका में कांग्रेस के नेतृत्व में 26 दलों के नेता एक साथ जमा हुए हैं, जो 2024 का रोड मैप तैयार कर रहे हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी सरकार को कैसे पटखनी दी जाएगी, कैसे उसे सत्ता से उतारा जाएगा, कैसे उसे विपक्ष में बिठाया जाएगा। लेकिन ये रास्ते बहुत आसान नहीं हैं, क्योंकि हर नेता पर कुछ न कुछ चार्जेस होते हैं, जो बीजेपी जिसका इस्तेमाल हमेशा ईडी और सीबीआई के रास्ते करती है, यानी कि उन्हें फंसाने का, उन्हें जेल भेजने का। हालांकि ऐसा नहीं कि बीजेपी के नेताओं पर चार्जेस नहीं हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं, लेकिन वो अंडा के जर्दी की तरह सेफ हैं, क्योंकि वो बीजेपी के साथ हैं। अभी हाल के दिनों में एक भाषण नरेंद्र मोदी की, यानी कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की एक भाषण वायरल हुई थी, जिसमें वो कह रहे थे कि मित्रों, हमारी भी एक गारंटी ले लो। अगर विपक्ष का गारंटी है, यानी कि विपक्ष की अगर गारंटी है कि वो घोटाला करेगा, तो हमारी भी एक गारंटी है कि सारे घोटालेबाज जेल जाएंगे। लेकिन उसके जस्ट 4 महीने के बाद नहीं, बल्कि 4 दिन के बाद एनसीपी टूटती है और अजीत पवार बीजेपी के पाले में चले जाते हैं और डिप्टी सीएम की पद उनको मिल जाती है। और शरद पवार आज भी विपक्ष के खेमे के साथ बैठे हुए हैं। हालांकि कई लोगों का कहना है कि शरद पवार की ये चाल भी हो सकती है, अजीत पवार इस षड्यंत्र में शामिल भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अब वो डिप्टी सीएम हो चुके हैं और डिप्टी सीएम बने लगभग 10 रोज हो गए। लेकिन इसके इतर भी बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं, जैसे अमित शाह, जेपी नड्डा और आदरणीय प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह, इन सब के हलक सूखे हुए हैं। क्योंकि राहुल गांधी जब उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, जब बीजेपी के नेताओं ने जब उन्हें संसद से डिस्क्वालीफाई कर दिया, संसद से बाहर कर दिया गया, तो जनता की अदालत में आकर बैठ गए। बखूबी आप जानते होंगे कि आज देश में अमृत काल के बाद कर्तव्य काल चल रहा है। तो कर्तव्य काल में आपने देखा होगा कि बीजेपी का रवैया क्या है और कर्तव्य क्या है। ऐसे ऐसे कर्तव्य दिखाए हैं कि आप देखकर शर्मा जाएंगे। मणिपुर जल रहा है, उसको देखने के बजाय हमारे प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर हैं, लेकिन राहुल गांधी मणिपुर का दौरा कर रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी के नेता मध्य प्रदेश में आदिवासी के सरों पर, यानी आदिवासी एक व्यक्ति के सर पर आग मूत रहा है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी हरियाणा के सोनीपत में किसानों से मिलते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, उनका ट्रैक्टर चलाते हैं, उन्हें न्योता देते हैं कि आप मेरे घर आइए। वो घर भी आती है, उन्हें सम्मानित भी करते हैं, उन्हें खाना भी खिलाते हैं, फिर उन्हें प्यार से वापस भेज देते हैं। लेकिन अमृत काल में जो इस सरकार ने, वर्तमान सरकार ने जो किसानों के साथ किया था, राहुल गांधी ने ये करके इस सरकार के मुंह पर तमाचा जड़ दिया। उसने ये बताने की कोशिश की कि हम किसानों के हित में काम करेंगे, यानी कि किसानों के साथ हम खड़े हैं। चुनाव प्रचार में राहुल गांधी अब कहते ये नहीं हिचकेंगे कि हम किसानों के साथ हैं, हम खेत में भी जाते हैं, हम रोपनी भी करते हैं, हम ट्रैक्टर भी चलाते हैं। लेकिन वर्तमान सरकार क्या कहेगी? क्या वो ये कहेगी कि हम जो है किसानों को लगभग 1 साल तक गाजीपुर बॉर्डर पर बैठाए रखा, उनकी सुध न ली, जिसकी वजह से 900 किसानों का देहांत हो गया, यानी कि शहीद हो गए? क्या ये प्रचार प्रसार करेगी? लेकिन उस लोकसभा चुनाव से पहले भी 5 राज्यों की चुनाव है। इन राज्यों में क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन एक बार हम इसको देखते हैं कि इन राज्यों की हालत क्या है। लेकिन सबसे बड़ी राज्य और सबसे चैलेंजिंग राज्य मध्य प्रदेश है। चलिए एक बार मध्य प्रदेश पर हम नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले कांग्रेस में थे, जब इससे पहले चुनाव हुई थी, और उनके साथ कमलनाथ थे।
लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह कहकर पाला बदल लिया 18 या 19 महीने के सरकार के बाद कि मुझे सरकार में सम्मान नहीं मिल रहा है, तो वो बीजेपी में अपने कुछ विधायकों को लेकर चले गए, जिससे सरकार गिर गई और पूरे 4 साल तक एक पूर्ण बहुमत की सरकार विपक्ष में गुजारी। लेकिन आज ज्योतिरादित्य सिंधिया की हालत यह है कि न घर के न घाट के, कहीं के नहीं है, और जो नेता उनके साथ गए थे वह धीरे धीरे घर वापसी कर रहे हैं। यानी कि वो सरगर्मी अब ज्योतिरादित्य सिंधिया में बची नहीं है जो उनमें कभी हुआ करती थी। अब वो हाथ नहीं उठते हैं जिसको उठाकर वो भाषण दिया करते थे। आज वो खुद बीजेपी के अपने पक्ष के नेताओं के बीच में घिरे हुए हैं और लगातार उनकी किरकिरी हो रही है। अगर किसी पार्टी के अपने ही नेताओं में कलह हो जाए तो फिर सीट निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मध्य प्रदेश की जो सीट है या सरकार है बहुत सुरक्षित है नहीं। और उसके बाद कर्तव्य काल में जो बीजेपी के नेताओं ने जो कर्तव्य दिखाया है आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ, वो जग जाहिर है, वो किसी से छुपी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में इस बार फिर कमल खिलेगी। हो सकता है कि कमलनाथ उस कमल को हरा देंगे। चलिए एक बार छत्तीसगढ़ चलते हैं। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार बहुत मजबूत है। और बीजेपी का जरा एक नेता का नाम बताइए जो आपके कानों में पड़ता हो। किसी एक नेता का नाम भी सामने नहीं आता जो छत्तीसगढ़ की जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है उनके सामने वो खड़ा होता हो। तो वहां तो कोई बात ही नहीं है। हम तेलंगाना की बात करते हैं, यहां तो बीआरएस के सामने ना ही बीजेपी टिकती है और ना ही कांग्रेस। हालांकि कांग्रेस कुछ देर तक टक्कर देगी क्योंकि उसके हौसले बुलंद हैं और इससे पहले भी उसकी सरकार यहां रही है, अभी भी उसके विधायक और सांसद हैं, लेकिन बीजेपी कहीं नहीं है। राजस्थान चलते हैं। राजस्थान भी एक बड़ा राज्य है, अभी कांग्रेस की सरकार है। इससे पहले वहां के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हुआ करती थी। वसुंधरा राजे भी अच्छी मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन उन पर भी कई सारे जो एलिगेशन लगाए गए। लेकिन इस बार वसुंधरा राजे के भी कहीं बोलबाला नहीं है। कई अखबार खोलकर पन्ना पलट लीजिए तो मोदी जी और अमित शाह दिख जाते हैं, लेकिन वसुंधरा राजे कहीं नहीं दिखती। तो इससे क्या समझा जाए? अगर देखा जाए तो एक एक करके जिस तरह से 10 साल पहले कांग्रेस के हाथ से एक एक राज्य फिसल गए, ठीक उसी तरह से बीजेपी के हाथ से एक एक राज्य फिसलते जा रहे हैं, जो बीजेपी के शीर्ष नेताओं की चिंता बढ़ा रही है। और बढ़ना भी लाजमी है, क्योंकि जितने दागी बैठे हैं यहां पे, अगर सरकार बदल गई तो उनका क्या होगा। अभी हाल के दिनों में जो पहलवान बेटियां जो प्रदर्शन कर रही थी, जो धरना दे रही थी, उनके साथ क्या हुआ आपको याद तो है। फिर उनका क्या होगा अगर सरकार बदल गई, तो उनका क्या होगा जो इसी सरकार में जो उद्योगपति देश से बाहर चले गए, वो सारे कत्थे चित्ते खुलेंगे। राफेल का क्या होगा, या जो चीजें डील हुई उसका क्या होगा। कई सारे ऐसे असबाब हैं जो खुलेंगे, तो फिर क्या होगा। इसलिए बीजेपी किसी भी सूरत में सत्ता हासिल करना चाहेगी। हालांकि विपक्ष में जो पार्टी हैं वो राज्य के बड़े पार्टी हैं, हालांकि 26 ही दल हैं, लेकिन बीजेपी ने भी सुपर महागठबंधन बनाने की ठान ली है और छोटे छोटे दलों को मिलाना शुरू कर दिया है। अब आप चलिए एक बार हम इस पर भी नजर डालते हैं कि आखिर वो कौन कौन दल हैं। बिहार में चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी, यानी कि ये रामविलास की पार्टी थी, तो हमेशा बीजेपी के कंधे पर सवार होकर उन्होंने सफर किया। तो लालू जी कहा करते थे कि ये वो मौसम वैज्ञानिक है, समय देखकर पाला बदल लेता है। लेकिन चिराग पासवान के साथ क्या किया गया ये आप भी जानते हैं। चाचा को पार्टी की नेतृत्व दे दी गई और चिराग पासवान को यूं ही हवा में छोड़ दिया गया। लेकिन चिराग पासवान भी ताल ठोक रहे हैं कि फिर हम इस बार मोदी के हनुमान बनेंगे। तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी का भी इतिहास बहुत लंबा है। वो भी हमेशा पार्टी अदल बदल इधर उधर करते ही रहते हैं। इस बार भी उन्होंने जो है पार्टी बदल के और वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। हालांकि इनका कोई बेसात बिहार में बहुत नहीं है, 1 2 3 सीट मिल जाए वो काफ़ी है। हालांकि लोकसभा में सीट मिले या ना मिले ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन विधानसभा में 3-4 सीटें उनके पास है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में राजभर है। राजभर जितना बोल लें वो कम है। वो बोलने के अलावा उन्हें कुछ नहीं आता। समय के अनुसार वो कार्य करते हैं, कभी इधर कभी उधर। यानी कि एक रात में उनकी पार्टी बदल के उधर चली जाती है तो एक रात में इधर।
तो इसको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। और भी बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं जो बीजेपी के समर्थन में खड़ी हैं, और जाहिर सी बात है कि वो रहेंगी भी, क्योंकि लेकिन महागठबंधन में राज्य की बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो फिर इस बार विपक्ष के साथ यानी कि पक्ष का मजबूती से सामना करेंगी। हालांकि उन पर कई सारे करप्शन के चार्जेस भी हैं, वो नेता जेल भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो जेल भी जाएंगे। लेकिन इस बार की बागडोर नीतीश कुमार के हाथ में है, जिस पर आज तक कोई एलिगेशन नहीं लगा या कोई चार्जेस नहीं है। तो इसलिए अनुमान ये जाहिर किया जा रहा है कि ये जिसके नेतृत्व में ये विपक्ष खड़ी है, इसकी नैया शायद पार लग जाए। अगर पार लग गई तो फिर वही वही चीज़ दोहराएगी जो कभी जयप्रकाश नारायण ने दोहराया था। तो फिर इस बार नीतीश कुमार दोहराएंगे और लालू जी दोहराएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं अगली बार अगली चीज़ों को लेकर, यानी कि इसी पर नेक्स्ट टॉपिक को लेकर हम मिलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे।